Hello people, I'm RJ Ananya this side and welcome to the second episode of We Talks. And first of all, thank you very much कि आपने episode 1 को इतना प्यार दिया है, इतने बढ़िया responses हैं कि भाई मज़ा ही आ गया। और सेकेंड एपिसोड के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ आज जुड़ने वाले हैं जबलपुर के एक बहुत ही पॉपुलर म्यूजिशियन जिनका नाम है दिव्यांश मेहता, ऑल्सो नोन एज काके। तो आज हम जानेंगे कि दिव्यांश जी की जर्नी कैसी रही और उनकी लाइफ के बारे में प्लस उनके करियर के बारे में। तो बने रहिए मेरे यानी अनन्या के साथ ओनली ऑन वी टॉक्स, हमेशा आपके साथ। You are listening V Talks on V Radio 89.6. हमेशा आपके साथ। सो फाइनली हमारे साथ आज के हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं। तो आइए बात करते हैं दिव्यांश जी से। तो दिव्यांश जी बताइए सबसे पहले तो आप कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। बहुत अच्छा लगा कि जबलपुर में ऐसी एक पहल हुई है और वी रेडियो के माध्यम से एक ऐसा लॉस्ट आर्ट फॉर्म रेडियो का जो कि समय के साथ लॉस्ट होता जा रहा है, न्यू जनरेशन को जिसके बारे में पता नहीं है, उसको फिर से जीवित करने का आप लोग का जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। थैंक यू सो मच ये करने के लिए। जबलपुर संस्कारधानी, जिसका नाम ही संस्कारधानी है, ऐसे शहर को ऐसे एक वेंचर की, ऐसे एक पहल की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच हम लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए। और हमारे वी टॉक्स का जो मोटो है वो यही है कि हम और जो हमारे जबलपुर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, हम उन्हें और ज्यादा लोगों को बता सकें कि वो कितने पॉपुलर हैं और कितने आपके जैसे टैलेंटेड हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि आपका जो स्टेज नेम है काके, इसके पीछे का कोई रीजन, कोई स्पेशल रीजन, बैक स्टोरी? जैसे कि इंडियन सोसाइटी में इंसान के दो नाम होते हैं, एक उसका स्कूल का नाम, एक घर का नाम। मेरा जो फॉर्मल नाम है, स्कूल का नाम है, दैट इज दिव्यांश मेहता। मेरे घर का नाम है काके। जैसे कि हर नॉर्मल पंजाबी हाउस होल्ड में होता है कि घर का जो छोटा बच्चा होता है उसको काके बोलते हैं। तो वैसे ही कहते कहते वो नाम ही बढ़ गया। और ग्रोइंग अप सभी लोग जो साथ में पीयर्स थे, म्यूजिक करने वाले थे, कमिंग फ्रॉम अ म्यूजिशियन फैमिली, म्यूजिक सर्कल में सब लोग जानते ही थे, पापा के फ्रेंड्स, पापा के जूनियर्स, और जिनके साथ लेटर ऑन अभी भी मैं काम कर रहा हूँ या किया हुआ है, सब मुझे काके नाम से ही जानते थे। पहले तो जो भी म्यूजिक किया दिव्यांश मेहता नाम से रिलीज किया, काफी कुछ, इवन पटाखा मूवी के क्रेडिट्स में भी मेरा दिव्यांश मेहता ही नाम है। काफी सारे लेबल्स के गानों में भी, व्हेन आई डिड अ सॉन्ग फॉर टी सीरीज, उसमें भी दिव्यांश मेहता नाम है। बट अभी कुछ 5-6 साल में रियलाइज कि मैं जो म्यूजिक बना रहा हूँ दैट इज वेरी पर्सनल फॉर मी, और जो लोग भी सुन रहे हैं उसे, उनके लिए भी वो कहीं ना कहीं बहुत पर्सनल है। हम जो म्यूजिक रिलीज करते हैं, जब तक हमने उसे रिलीज नहीं किया तब तक वो हमारा होता है। जब वो रिलीज हो जाता है, जैसे कि बोलते हैं ना कि किसी चीज को रिलीज करना, लाइक यू रिलीज अ बर्ड, अब वो आपका नहीं रहा, वो दुनिया का हो गया है। सही बात है। और वो किसके लिए कितना पर्सनल है वो आप नहीं जानते हो, क्या पता उसकी क्या मेमोरीज है उससे। तो जब मुझे ये रियलाइज हुआ तो मुझे ये लगा कि दिस इज समथिंग वेरी पर्सनल फॉर मी, सो आई शुड यूज माई नेम विच इज पर्सनल फॉर मी, और जिससे मुझे लोग पर्सनली जानते हैं, जिस नाम से पहचानते हैं, जिस नाम से बुलाते हैं। अब तो ऐसा हो गया, पहले भी ऐसा था कि मुझे अगर कोई दिव्यांश बोलता है तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील होता है कि ये क्या हो गया, मतलब कुछ आप नाराज हो गया आप मुझे दिव्यांश क्यों बोल रहे हो। तो ये रियलाइज करते हुए आई चूज कि मुझे काके नाम के साथ ही अपना आर्टिस्ट नेम बनाना चाहिए, विच इज also personal and very easy to say and catch. करेक्ट। इवन जैसे मैं बताऊं तो मेरे साथ एक तो सरनेम वाला भी रहता था कि मेरा सरनेम है चौबे, तो मुझे लोग नाम से बहुत ही कम बुलाते हैं, इवन आज भी। ये सारे 24 सरनेम वालों का सबके साथ यही चीज है। इवन मुझे अच्छा लगता भी है कभी कभी कि मुझे मेरे लोग पेट नेम से बुलाते हैं, और जिसको भी मेरा पेट नेम पता हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा कि मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे अपने लोग कितना मुझे सुन रहे हैं। ठीक है। तो बट मेरे जो अनजान लोग होते हैं वो मुझे जब मेरे पेट नेम से बुलाते हैं तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा सा कि अरे
इतना हक तो मैंने आपको दिया नहीं कि आप मुझे बैठने से बुला हाँ, सकें। इतने इतने अच्छे दोस्त नहीं हैं हम। इतने है ही नहीं। तो दिव्यांश जी मुझे बताइए आप कि आपको आपके करियर के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? इंस्पिरेशन इन म्यूजिक, करियर वाइज तो नहीं बोलूँगा, बट म्यूजिक बचपन से घर पे बहुत ही अच्छा म्यूजिक का माहौल था। स्टार्टिंग फ्रॉम माय दादाजी, हु वाज अ राइटर, डायरेक्टर, सिंगर एंड एन एक्टर, श्री मौलीचंद मेहता जी। तो वहाँ से हमारे घर में म्यूजिक और आर्ट आया। कमिंग टू माय डैड, हु इज आल्सो सिंगर एंड अ राइटर, एक बहुत ही नेशनली रिनाउंड भजन सिंगर है वो। काफ़ी सारे नेशनल लेबल्स से उनके गाने हैं और बचपन से उनको टूर करते हुए देखा, गाते हुए देखा था। ही वाज लाइक माय पर्सनल हीरो। दादाजी को तो नहीं देख पाया, आई वाज वेरी यंग व्हेन ही पास्ड अवे, बट सीइंग माय डैड परफॉर्मिंग और गाते हुए, वो मेरे लिए बड़ा इंस्पिरेशनल था कि यार ये दिस इज द लाइफ आई वांट। फिर मेरी मम्मी, शी इज नॉट विद मी एनीमोर, वी लॉस्ट हर इन 2019। शी वाज आल्सो अ ग्रेट म्यूजिशियन, बहुत ही अच्छी समझ थी उनको। तो म्यूजिक की जो टेक्निकलिटीज हैं वो मैंने अपने फादर से सीखी। राग क्या होते हैं, गाना कैसे टेक्निकली गाया जाता है, लेकिन जो म्यूजिक के एस्थेटिक्स होते हैं, फील कैसा होता है, इमोशंस क्या होते हैं, किस गाने को किस तरह से गाना चाहिए, किस गाने में कितनी सॉफ्टनेस होनी चाहिए, किसमें कितनी हार्शनेस होनी चाहिए, वो मैंने अपनी मदर से सीखा। तो ग्रोइंग अप इट वाज लाइक चलता फिरता स्कूल फॉर मी, कि अगर मैं कोई गाना गुनगुना रहा हूँ, वैसे तो मैं बहुत कॉन्शियस भी हो जाता था किसी चीज़ को गाने से पहले, बट आप अपने घर पे होते हो, आप गुनगुनाते रहते हो, कुछ गाते रहते हो। तो कुछ ऐसा बिठा के किसी ने नहीं सिखाया, पर ये था कि गाते हुए कोई ना कोई टोक देता था, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे गाओ, अच्छा, इसको ऐसे करो। फिर घर से निकल के मेरे फादर के गुरु थे श्री चंद्रशेखर सेनगुप्ता जी, जिन्होंने जबलपुर की जनरेशन्स को म्यूजिक सिखाया है। जबलपुर में मेरे ख्याल से आज जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं जो संगीत में बहुत अच्छा कर रहे हैं, डॉक्टर तापसी नागराज जी जो मेरी बुआ जैसी हैं, आबाज जोशी जी जो जबलपुर से निकले, उनके फादर, बहुत ही जबलपुर से निकल के जिन भी लोगों ने अच्छा किया है म्यूजिक में, उन सबको कहीं ना कहीं सेनगुप्ता सर ने ही सिखाया है। तो वो जबलपुर के लिए एक ऐसा वरदान थे कि जबलपुर में आज भी जो लोग सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं या म्यूजिक कर रहे हैं, प्रोफेशनल स्तर पे कर रहे हैं और जबलपुर से निकल के बाहर अपना नाम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके सिखाए पढ़ाए हुए हैं। फिर उसके बाद मेरे जीवन में श्री विवेक माही जी आए, जो अभी भी जिनसे मैं सीख रहा हूँ, मेरे गुरु जी हैं। वो उम्र में मुझसे सिर्फ 5 या 6 साल बड़े हैं एंड करेंटली ही इज इन भूटान, इंडियन एम्बेसी से कल्चरल एक्सचेंज पे गए हुए हैं। ही इज अ फैबुलस सिंगर और मैंने आज तक जबलपुर में इतना अच्छा क्लासिकल सिंगर नहीं देखा। तो इट इज आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उनका साथ मिला, मैं उनके अंडर में कुछ सीख पाया। अभी भी जब भी मौका मिलता है मैं कुछ ना कुछ उनसे पूछता रहता हूँ, कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ कि जुड़ा रहा हूँ उनसे, और लगता है जैसे ही वो जबलपुर वापस आए तो मैं फिर से उनके पास सीखने लग जाऊँ। फिर ये तो मेरी जर्नी हुई इंडियन क्लासिकल की। आई स्टार्टेड लर्निंग वेस्टर्न क्लासिकल इन म्यूजिक थ्योरी। मेरे गुरु मयूर सरकार जी, जिन्होंने मुझे एक्चुअली बॉलीवुड की सारी प्रोजेक्ट्स में इंट्रोड्यूस किया, तो उनसे सीखा। तो ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, कहीं ना कहीं सिखाया है, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे जीवन में ऐसे मेंटर्स, ऐसे बड़े भाई जैसे, ऐसे पिता समान मेंटर्स मिले, जिन्होंने ना कि म्यूजिक सिखाया मुझे, बट लाइफ कैसे होती है वो सिखाया। काफी अच्छी बात है कि लाइफ में मेंटर्स को होना एक्चुअली बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी गलत डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, बट हमारे मेंटर्स ही होते हैं जो हमें वापस कान पकड़ कर लेकर आते हैं कि तुम्हें सही डायरेक्शन पे चलना चाहिए। होता ये है कि ग्रोइंग अप, आप जब 13-14 साल की उम्र से 22-23 साल की उम्र में होते हो, तब आपको ये लगता है कि आप सब जानते हो, आप सारी चीजें दूसरों से बेहतर जानते हो। एक वो हम ब्रह्मास्मि वाला अंदर एक होता है, थोड़ा वो इग्नोरेंस से उपजा हुआ एक
नेचर होता है, एक आदत होती है, एक वैसा थॉट प्रोसेस होता है। वैसे समय में बहुत ज़रूरी है कि कोई आपको ठोक पीट के हम्बल बनाए, सही। आपको ये रियलाइज कराए कि आपको क्या चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि इंसान को ये पता होता है कि उसे क्या आता है, और आपको क्या नहीं आता है वो रियलाइज कराने के लिए आपके मेंटर्स होते हैं। और देखा जाए तो लाइफ भी एक ऐसी मेंटर है। इंसान के अंदर कितना भी ईगो हो, कितना भी घमंड हो, लाइफ उसको ठोक पीट के हम्बल बना देती है एट द एंड ऑफ द डे। और वो बहुत ज़रूरी है। जो लोग वो नहीं बन पाते तो वो अपने दायरे में रह जाते हैं। सही बात है, बिल्कुल। अब जैसे आपका करियर है, तो आपके करियर में सबसे बड़ा आपका सपोर्टर कौन रहा है? ग्रोइंग अप तो मेरी मदर ही सबसे बड़ी सपोर्टर रही है मेरे, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट आई लॉस्ट हर एट द एज ऑफ 22 ओनली। मैं चाहे किसी भी रियलिटी शो में ऑडिशन देने गया, कहीं भी कोई कंपटीशन में गया, चाहे म्यूजिक क्लास गया, तो माय मदर वाज द ओनली वन हु टुक मी एवरीवेयर। मेरे फादर ने मुझे बहुत सिखाया, सब किया, ही वॉज अ कॉन्स्टेंट सपोर्ट, पर वो अपनी जिंदगी में अपने खुद के काम में इतना व्यस्त होते थे कि वो चाह के भी फिजिकली मुझे कहीं भी ले जाना और ये सब चीजें नहीं कर पाते थे। माय मॉम बीइंग अ हाउसवाइफ, वो मुझे फिर भी सब जगह लेके जाती थी, सब जगह इंट्रोड्यूस करवाती थी, और शी यूज्ड टू टेल मी कि अपने सोच को, अपने आउटलुक को कभी भी लिमिट नहीं करना है। तो बहुत ही एक पॉजिटिव इंटरवेंशन था जिंदगी में कि जितना भी सोचना है बहुत बड़ा सोचना है। तो एक समय ऐसा भी आया है कि व्हेन आई लॉस्ट हर आई स्टॉप बिलीविंग इन माई सेल्फ, क्योंकि एक इंसान जो आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है या आपको सबसे ज्यादा पुश करता है, ऐसे इंसान को खोना बहुत ही मतलब आप उस चीज को फुलफिल नहीं कर सकते दोबारा। तो इट टुक मी अ व्हाइल, 2 साल 3 साल लगे खुद में फिर से बिलीव करने में। और जैसे जैसे चीजें होती गई, खुद का एक सेल्फ वैलिडेशन भी होता है कि मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। आपको रियलाइज नहीं होता जब आप कर रहे होते हो, पर कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में वो आपका हौसला बढ़ाता रहता है। तो ऑन द टॉप ऑफ माई माइंड मुझे लगता है कि जितना मेरी मदर ने मुझे ग्रूम किया, मुझे जितना सपोर्ट किया, दैट इज व्हाट, जिसके कारण मैं आज काम कर पा रहा हूँ। अगर वो नहीं होता तो मैं भी बहुत कुछ एवरेज होता या कुछ और काम कर रहा होता, बट म्यूजिशियन नहीं होता। अच्छा, ये तो सही बात है कि मदर्स का रहता है कि वो बहुत सपोर्टिव रहती हैं, फादर्स सब एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मदर्स बहुत एक्सप्रेसिव होती हैं। एक्चुअली दुविधा ये है ना कि फादर्स सब छोड़ के आपके लिए आपके साथ दौड़ना अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बिजी हैं, क्योंकि वो कर रहे हैं, आपके लिए कमा रहे हैं, हाँ, आपके लिए सब चीजें जोड़ रहे हैं, तभी आप ये सब चीजें कर पा रहे हो। तो इट्स लाइक ही इज द शील्ड। आपके सर के ऊपर जो छत है, दैट इज योर फादर, और उस छत के नीचे जो आपका पालन पोषण हो रहा है, चाहे वो आपका नरिशमेंट आपकी जिंदगी का हो, चाहे वो आपके करियर का हो, दैट इज डन बाय योर मदर। तो बिना माँ बाप के हो सकता है कोई लोग कर पाते होंगे या जिनकी जिंदगी बहुत कठिन होती होगी, पर मुझे तो ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स अगर मेरे साथ नहीं होते या मैं किसी और घर में पैदा हुआ होता, तो मुझे नहीं लगता मैं कितना भी टैलेंटेड होता पर कुछ कर पाता। अच्छा, और एंड जैसे आपने मुझे बताया कि आपकी मदर आपको रियलिटी शोज के उसमें ऑडिशंस वगैरह में लेके जाती थी, तो आपका रियलिटी शोज के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? रियलिटी शोज पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डुअलिटी भरा है। मुझे रियलिटी शोज मैं काफी सारे रियलिटी शोज में गया हूँ, एक्सपीरियंस किया है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। 2018 के सारेगामा आई वाज अ टॉप 24 कंटेंडर। उसके पहले भी द वॉइस, इंडियन आइडल, काफी सारे ऑडिशंस दिए, आगे राउंड्स में भी गया। थोड़ा बिटर स्वीट एक्सपीरियंस है। रियलिटी शोज आर अ ग्रेट वे आपको पॉपुलराइज करने का, आपको एक हाउस होल्ड नेम बनाने का, बट एट द सेम टाइम रियलिटी शोज आपको लिमिट कर देते हैं। जो लोग उस दुनिया में खोके रह जाते हैं वो एक लूप में फंस जाते हैं।
आप रियलिटी शो में जाते हो, आपको स्टारडम मिलता है, आप उसका भोग करने लगते हो, आप उसको एक्सपीरियंस करने लगते हो, आप उसके साथ जो पर्क्स आते हैं उसको एक्सपीरियंस करने लगते हो, तो इट्स लाइक आपके सामने एक बहुत सुंदर तस्वीर है, आप उसको देख के खुश हो रहे हो, आप उसको देख के बहुत अच्छा फील कर रहे हो, पर एट द सेम टाइम आप उस तस्वीर के पार नहीं देख पा रहे हो। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी रियलिटी शो में जा रहे हो तो आप उस रियलिटी शो से निकल के आपकी जब एक्चुअल जर्नी चालू हो आप उस पर ध्यान दे पाओ। मैंने देखा है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो रियलिटी शो से निकलने के बाद या तो बहुत अच्छा करते हैं क्योंकि उनको क्लियर होता है उनको ज़िंदगी में क्या करना है, नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 साल 2 साल शोज करते हैं जब तक उन्हें लोग पहचानते हैं, क्योंकि इंडियन ऑडियंस का अब जो अटेंशन स्पैन है वो 1 या 1.5 साल का ही है। आप टीवी पे आते हो, आपको इंसान 1 साल याद रखता है, उसके बाद भूल जाता है। ये याद भी रखता है तो ऐसा नहीं कि वो आपके बारे में सोचता होगा। सही बात है। तब वो लोग जो मोमेंटरीली उस फेम को जी लेते हैं, उसका एहसास कर लेते हैं, उसके साथ जो पैसा और सारी चीजें आती हैं उसको जी लेते हैं, वो उसको खोजने लगते हैं और वो इंस्टेंटली उस चीज को पाना चाहते हैं, तो वहां से निकल के वो और बेहतर चीजें करने के बजाय दूसरे रियलिटी शोज में फिर से जाने लगते हैं। मेरे साथ एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं रियलिटी शोज में गया, अच्छा किया, काफी आगे तक गया, पर at some point I realized कि this is not what I want। ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है और रियलिटी शोज के अंदर एक क्रिएटिव टीम होती है, क्रिएटिव टीम का काम ये होता है उस शो को बहुत एंटरटेनिंग बनाना, क्योंकि इंडियन ऑडियंस के साथ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इंडियन ऑडियंस को हर चीज या तो थोड़ी सी डम डाउन करके देखनी होती है या इंडियन ऑडियंस को हर चीज थोड़ा सा एंटरटेनिंग ड्रामेटिक बना के देखनी होती है। हर चीज में जब ड्रामा इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि उनका शो भी उनका प्रोडक्ट है, उन्हें बेचना है। सही बात है। अगर कोई इंसान 300-400 करोड़ का शो बना रहा है तो वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और हर दर्जे के लोग देखें। तो वो एंटरटेनिंग बनाने के चक्कर में होता ये है कि म्यूजिकलिटी से ज्यादा आपकी जो क्वर्क्स हैं या आपको जिन चीजों के कारण पसंद किया जा रहा है अदर देन म्यूजिक, उस पे फोकस शिफ्ट हो जाता है। जैसे मुझे याद है there was this specific episode जो मेरा एक्चुअली परफॉर्मेंस टेलीकास्ट नहीं हुआ था, पर हर एपिसोड के पहले एक ब्रीफिंग होती थी। उस ब्रीफिंग में मुझे ये बोला गया क्रिएटिव टीम ने कि इस एपिसोड में आपको साजन पिक्चर के सलमान खान जैसा बिहेव करना है। अच्छा। आज आप जब होटल जाएंगे there was this स्टेज जहाँ पे हम सारे कंटेस्टेंट्स रुके हुए थे, आप आज रूम पे जाना, आज आप वो मूवी देखना, गाना वाना ठीक है, गाना तो आप गा ही रहे हो, अच्छा गाना वाना तो ठीक है, वो हो जाएगा, आप वो मूवी देखो और उसमें सलमान खान कैसा बिहेव करता है वो देखो, और आप एक शायरी लिख के लाना, क्योंकि सोनम महापात्रा जी जो जज थी आपको उनको वो सुनानी है और उनसे फ्लर्ट करना है। अच्छा। तो दैट वाज समथिंग मुझे बहुत ऑड भी लगा, और मुझे लगा कि मैं टीआरपी के लिए या चैनल को तो अपना प्रोडक्ट बेचना है, सही बात है। मैं इसके लिए ये नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी का ब्रांड हमेशा ये बन जाए, जो कि मैं नहीं हूँ। पता चला आने वाली जिंदगी में लोग मुझसे एक्सपेक्ट करें कि मैं वैसा एक कैरेक्टर हूँ, पर मैं असल जिंदगी में वैसा नहीं हूँ। तो मुझे एट द एंड ऑफ द डे करना तो अपना म्यूजिक था। मैंने ये रियलाइज किया कि दिस इज नॉट समथिंग फॉर मी। तो मैंने तब से ये सोच लिया कि मुझे रियलिटी शोज में नहीं जाना है। आई स्टिल से कि जो लोगों को सिंगर बनना है और वो खुद कंपोजर नहीं है, राइटर नहीं है, उनके लिए रियलिटी शो बहुत अच्छा मीडियम है फेमस होने का, अगर वो वहां से निकल के अपने जीवन में फोकस कर सकते हैं तो। और अभी तो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं सोशल मीडिया के, तो उनके बारे में कुछ? सोशल मीडिया बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब कॉन्स की तो बात ही नहीं करूंगा। सोशल मीडिया ने सबसे पहला जो एक सोशल मीडिया का फायदा है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, अगर आप में टैलेंट है तो लोग आपको सुनेंगे। करेक्ट। ग्लोबलाइज होने से
डिजिटलाइज होने से ये हो गया है कि लेबल्स की जो एक मोनोपोली थी म्यूजिक रिलीज करने में, वो खत्म हो गई है। आप घर बैठ के इंडिपेंडेंट म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर से अपना म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो, और वो मेजर लेबल्स जहां जहां अपना म्यूजिक पहुंचा सकते हैं वहां तक आपका म्यूजिक पहुंच सकता है, जबलपुर में बैठे या दुनिया में किसी भी कोने में बैठे। सोशल मीडिया का फायदे तो बहुत हैं। एक छोटे से कौन की ये बात करूंगा कि लोग आजकल वायरल होने पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, लोग आजकल सक्सेसफुल होने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। करेक्ट। आप वायरल हो जाओगे, पर वो वायरल होना मुश्किल से 1 महीना 2 महीना चलेगा, जैसे रील्स वायरल होती हैं, कोई गाना वायरल होता है। करेक्ट। मेरे एक और मेंटर है श्रीधर नागराज जी, जो मेरे बड़े भाई जैसे हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत सारा म्यूजिक सिखाया मुझे, और जीवन में भी एज एन आर्टिस्ट कैसे जीना है वो भी सिखाया है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात मुझे बोली थी, जो कि उनके गुरु ने उनको बोली थी, कि प्लेन 2 टाइप के होते हैं। एक जेट होता है जो जहाँ पे खड़ा है वहीं से तुरंत उड़ता है, चक्कर मारता है, वापस आके खड़ा हो जाता है। एक होता है जो एयरबस होती है। एयरबस धीरे 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 टेक ऑफ करती है, लेकिन वो बहुत लंबा उड़ती है। तो आपको जीवन में जेट नहीं बनना है, वो एयरबस बनना है। दैट इज समथिंग व्हिच स्टेड विद मी। तो कभी भी वैसा हारी नहीं था कि मैं आज कुछ ऊटपटांग कर दूं और आज फेमस हो जाऊं। टाइम लेके होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। स्लोली बट श्योरली। यस। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे यदि आप म्यूजिशियन नहीं होते तो आप फिर कौन से प्रोफेशन में जाना पसंद करते? जैसे कि मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, पॉलिटिकल एनालिसिस में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा। काफी ब्लॉग्स लिखे हैं, काफी अपनी खुद की स्पेकुलेशंस भी लिखता रहता हूँ। पहले भी काफी एजेंसीज के लिए लिख चुका हूँ, दूसरे पेजेस के लिए एंड एवरीथिंग। तो शायद जर्नलिस्ट होता या सिविल सर्वेंट होता। अच्छा। और जैसे कि आप अभी स्टेज शोज करते हैं, तो आपको सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है, और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको थोड़ी इरिटेटिंग लगती है स्टेज शोज के बारे में? स्टेज शोज में पहली चीज तो मुझे बहुत अलाइव फील होता है स्टेज के ऊपर। सबसे अच्छी चीज ये होती है कि वो ध्यान के जैसे है। आप स्टेज पे होते हो तो आप उसी मोमेंट में होते हो, ना आपके आगे कुछ होता है ना पीछे कुछ होता है। जब आप खाली बैठते हो या कुछ और काम कर रहे होते हो तो आप अपने थॉट्स में होते हो कि आगे मुझे ये करना है, पहले ये हुआ। आदमी कुछ ना कुछ मंथन चल रहा होता है उसके अंदर। करेक्ट। स्टेज शो में ऐसा होता है कि अभी कुछ नहीं है, मैं हूँ, ये म्यूजिक है और कुछ नहीं है। सामने जो लोग सुन रहे हैं वो है, और जब बहुत अच्छी ऑडियंस होती है तब तो ऑडियंस मैटर करती है। करेक्ट। लेकिन अब क्योंकि मैं 1000-2000 शोज करने के बाद अब ऐसा समय आ चुका है कि ऑडियंस अगर अच्छी नहीं भी होती तो फर्क नहीं पड़ता आपको। अच्छा। आप म्यूजिक कर रहे होते हो, आपके साथ जो म्यूजिशियंस होते हैं अगर वो आपके साथ अच्छा बजा रहे हैं तो वो रोज एक नया एक्सपीरियंस होता है, आपको सीखने मिलता है। आपको एक बड़ा बयां नहीं कर सकते ऐसी फीलिंग होती है कि अगर किसी ने कुछ नया भी बजा दिया या कुछ ऐसा जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो आपके साथ रह जाता है। आप उसको बाद में इमिटेट कर पाते हो। तो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, एक ध्यान जैसा है। जो चीजें मुझे इरिटेटिंग लगती हैं वो जीवन की सच्चाई है। मैं इरिटेट हो जाता हूँ क्योंकि मैं म्यूजिशियन हूँ, या मेरे साथ जो दूसरे लोग हैं वो म्यूजिशियंस हैं। बट आप कहीं परफॉर्म करने जा रहे हो तो आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक चीज बजा रहे हो जो म्यूजिकली बहुत अच्छी है, लेकिन वो तो आपको पता है ना, बीइंग अ म्यूजिशियन। कई ऑडियंस ऐसी होती है जिनको उसका फर्क नहीं पड़ता है, तो हुआ कि आपको बोलते हैं ये नहीं ये सुनना, ये नहीं ये सुनना। लाइक कई स्टेज शोज ऐसे हुए हैं खासकर जबलपुर में, जहाँ किसी ने कुछ आके बोला ना, आई हैड टू पैक अप बिकॉज आई एम नॉट समवन जो टॉलरेट करे वो चीजें। तो कई बार ऐसा होता है किसी ने आके कुछ इस बहुत अभद्र वे में कोई चीज बोल दी, तो यू हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट। और कई लोग उस चीज को टॉलरेट कर लेते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, लेकिन उनकी मजबूरियां होती हैं तो वो टॉलरेट कर लेते हैं उस चीजों को। और कमिंग फ्रॉम अ सिटी लाइक जबलपुर, जो कि जिसका नाम संस्कार धानी है, बट इट्स वेरी सॉरी टू से आई
आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, पर अधिकांश लोगों में यहाँ संस्कार नहीं मिलते हैं। काफी एक्सपीरियंसेस ऐसे हो जाते हैं बीइंग अ म्यूजिशियन, जहाँ पे आप जब घर जाते हो आपको ये फील होता है कि इस शहर में दोबारा म्यूजिक करना है कि या नहीं करना है। अच्छा। तो वो कुछ चीजें, वो कुछ इंसिडेंट्स हैं जो मुझे ये कहने पे मजबूर कर रहे हैं। और जैसे कुछ स्ट्रगल्स के बारे में आप बताइए अपने। स्ट्रगल तो नहीं बोलूंगा, जर्नी है। आप किसी भी काम में होते हो, किसी भी जॉब में होते हो, तो तरह तरह के स्ट्रगल्स होते हैं। जब आप काम कर रहे हो, काम से रिलेटेड स्ट्रगल, आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आप जिस चीज को पसंद करते हो, तो वो स्ट्रगल नहीं लगता है कि आप गा रहे हो, आप सीख ही रहे हो। मॉनिटरीली कुछ स्ट्रगल्स होते हैं हर प्रोफेशन के, मॉनिटरीली, और इस तरह के अपने स्ट्रगल्स होते हैं कि कुछ महीने आपके पास काम नहीं है, कुछ महीने काम है। तो बहुत समय लगा है उस चीज को समझने में कि जो हम काम कर रहे हैं वो एक आर्ट के साथ साथ एक बिजनेस भी है। बीइंग अ म्यूजिशियन, आप एक आर्टिस्ट भी हो, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हो, क्योंकि आप ही अपना प्रोडक्ट हो, आपको ही अपनी मार्केटिंग करनी है, आपको ही अपने आप को बेचना है। क्योंकि मेरा एक दोस्त है नितिन यादव, जो कि मेरा बचपन का दोस्त है। ही इज डूइंग फैबुलस इन डिजिटल मार्केटिंग राइट नाउ। तो आपके बचपन के जो दोस्त होते हैं ना, उनकी खासियत ये होती है वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और उनको फर्क नहीं पड़ता आपने जीवन में कुछ भी कर लिया हो, आप उनके लिए वही हो, वो आपको 2 मिनट में उतार के रख देते हैं। ऐसे लोग जीवन में बहुत जरूरी हैं। तो एक दिन रात को हम बैठे हुए थे ऐसे, जब वो जबलपुर में होता है, हम 2-2, 3-3 बजे से घूमने निकल जाते हैं। अच्छा, नाइट आउट से कभी तिलवारा में जाके बैठे हैं, कभी ढाबे जाके बैठे हैं। तो ये तभी होता है जब बचपन के दोस्त हैं। ऐसे आई एम नॉट अ वेरी सोशल पर्सन। उसने मुझे एक चीज बोली कि एक बुरा गाना हो सकता है कि अच्छी मार्केटिंग से चल जाए, लेकिन एक अच्छा गाना कभी बिना अच्छी मार्केटिंग के नहीं चल सकता। नाइस। तो दैट स्टेड विद मी, और मुझे ये समझ में आया कि आप गाने बना के अपना काम करके घर में नहीं बैठ सकते। अगर आप चाहते हो लोग आपको सुने, अगर आप चाहते हो कि आप उससे पैसा कमा पाओ, आप उसे मोनेटाइज कर पाओ, तो आपको जीवन में जो आपको दुनिया की जो रीतें हैं मार्केटिंग की, और जो बेसिक दुनिया के नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने अपना काम कर लिया है तो वहां पे आपकी जर्नी खत्म हो गई है। आपको बहुत ही होलिस्टिकली सोचना पड़ेगा, आपसे चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो अगर आप ये चीज को समझ सकते हो कि आप जिस काम को कर रहे हो या आर्ट के साथ साथ एक बिजनेस भी है, और उस बिजनेस को कैसे करना है, वहां पे एक म्यूजिशियन का स्ट्रगल खत्म हो जाता है। किसी भी आर्टिस्ट का वहां पे स्ट्रगल खत्म हो जाता है। अगर किसी इंसान को वो चीज नहीं समझ आती तो वो जीवन भर पैसे से, काम से स्ट्रगल करता रहता है। अच्छा, और आपका कोई ऐसा फैन मोमेंट बताइए जो आपके साथ हमेशा रहा है। काफी सारे फैन मोमेंट्स ऐसे हुए हैं, और कई चीजें ऐसी होती हैं कि आप ग्रोइंग अप, चाहे आप उम्र में बढ़ रहे हो, चाहे अपने करियर में बढ़ रहे हो, आपको रियलाइज नहीं होता है कि आपका नाम हो चुका है, या किस लेवल तक आपका नाम हो चुका है, या कितने लोग आपको पहचानते हैं, या कितने लोगों के जीवन पे आपने असर डाला है। एक आर्टिस्ट हमेशा थोड़ा सा सेल्फ डाउटिंग, थोड़ा सा खुद पे शक करने वाला, खुद के काम पे शक करने वाला इंसान होता है। तो यूजुअली हमें रियलाइज नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं लोग। 1-2 मोमेंट ऐसे हुए हैं कि आई वेंट टू सम शो, मैं वहां नहीं जानता हूँ किसी को, भीड़ से निकल के एक लड़का आता है, who somewhat my age, he saw my post कि मैं आज यहाँ पे आने वाला हूँ। अच्छा। वो दूसरे शहर से यहाँ आया है। अच्छा। और जेब में इतनी बड़ी चॉकलेट लेके आया है। ओके, नाइस। कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं आपके गाने का फैन हूँ, मैं पिछले 4 साल 5 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने देखा कि आप आज यहाँ पे आ रहे हो, मैं यहाँ पे आया। दैट इज समथिंग, आपको बड़ा रिएश्योरेंस देता है वो चीज कि नहीं यार,
कुछ कर रहे हो हाँ, आप, कुछ बन रहे हैं. कुछ कुछ हो रहा है जिंदगी में. एक और इंसिडेंट था, आई दिस वेन्यू इन जबलपुर, जामन, जो कि एक बहुत ही क्रिएटिव को-वर्किंग टाइप का स्पेस है, विच इज अ क्लाउड किचन. बट उसके जो प्रोप्राइटर हैं दीप गुहा जी, तो ही इज अ म्यूजिक एंथुसियास्ट. तो वहाँ पे वो ओपन सेशंस वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे, जहाँ पे लोग आते थे ओपन माइक जैसे परफॉर्म करते थे. वहाँ से काफी सारे म्यूजिशियन ऐसे निकले जो पिछले 1-1.5 साल में वहाँ परफॉर्म करते हुए अब जबलपुर में प्रोफेशनली काम कर रहे हैं. अच्छा. हैट्स ऑफ टू हिम, इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने. वहाँ पे आई मेट दिस गर्ल हु इज यंगर देन मी. वो मुझे 5 साल बाद परफॉर्म करते हुए देखने आई है. अच्छा. मैंने उसको देखा, बात की, एंड शी केम एंड टोल्ड मी कि आपको मैंने 5 साल पहले वो होटल में आप परफॉर्म कर रहे थे, मैं भी वहाँ पे आई थी. आई वाज जस्ट अ किड, आई वाज जस्ट 13-14 ईयर ओल्ड. आपने वहाँ पे परफॉर्म किया था, मैं तब से आपको ढूंढ के फॉलो कर रही हूँ. अच्छा. आई डिडंट नो योर नेम. मैंने आपके बारे में पता किया, आपको देखा, और आप जहाँ भी जाते हो आई मेक श्योर मैं वहाँ जाके आपको परफॉर्म करते हुए देखूं. तो लगता है कि पैसा वैसा तो ठीक है यार, ये एक्चुअली असली कमाई है. करेक्ट. लोग एक्चुअली पसंद कर रहे हैं, लोगों से प्यार मिल रहा है, बस यही तो है. पसंद नापसंद तो अपनी जगह है. लोगों की जिंदगी में असर हो रहा है. आप कुछ ऐसा कर पा रहे हो कि वो उनके साथ भी रह जा रहा है, और ऐसा कि उनको सालों साल याद रह रहा है. करेक्ट. तो दैट इज समथिंग वेरी बिग ऑनेस्टली. और हमारी आज की जो यूथ है उनके लिए, और हमारे जो नए म्यूजिशियंस आ रहे हैं, आप उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहला मैसेज तो यही दूंगा कि वायरल होने का चक्कर छोड़ दो. कि वायरल होना है, ठीक है, आपको पॉपुलर होना है, देयर आर वेज टू गेट पॉपुलर. सबसे पहले अच्छा म्यूजिक सीखो. मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो आधे से ज्यादा बहुत हाफ बेक्ड म्यूजिक दिखता है कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, बशर्ते ये पहले सीख ले. सीखना बहुत जरूरी है. आजकल के म्यूजिशियन वो स्टेप को स्किप करना चाहते हैं. आज मैंने गिटार खरीदा है, कल मेरे को वायरल होना है. अच्छा. तो सीखना बहुत जरूरी है. उसके बाद इस प्रोफेशन में कैसे सस्टेन करना है वो सीखना बहुत जरूरी है. कई चीजें आप ऑन द जॉब एक्वायर करते हो, आप नहीं सीख सकते, आपको कोई नहीं बता सकता, आपको कोई मेंटर नहीं कर सकता उस चीजों पे. लोगों से कैसे डील करना है, लोगों से कैसे अपने पैसे निकलवाने हैं, लोगों से कैसे बात करनी है कि वो आपको तवज्जो दें, ये चीजें आप ऑन द जॉब सीखते हो. तो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है आप उसको कभी स्किप नहीं कर सकते हो. जैसे पुराने म्यूजिशियंस की एक जर्नी रही है, जर्नी अभी भी वही है, रास्ते चेंज हो गए हैं. अच्छा. लेकिन जितना उन्होंने चला आपको भी उतना चलना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर जाओगे. और अगर कोई स्किप कर भी रहा है, अगर वो एकदम से फेमस हो भी जाएगा, बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा वो. आपको अगर इसको जीवन बनाना है, बुढ़ापे तक इस काम को करना है, और ऐसा करना है कि आपके बाद की भी जनरेशन आपको ध्यान रखें, तो आपको जैसे पहले लोगों ने जर्नी को जिया है, जैसे चला है, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना चलना पड़ेगा. देयर आर नो शॉर्टकट्स. तो ये हमारे म्यूजिशियंस जो आने वाली जनरेशन के हैं, उन्हें ये चीज पे ध्यान देना चाहिए कि भाई मेहनत करो. जब तक सीखोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, तो आगे ऑब्वियसली हम नहीं बढ़ पाएंगे. हर प्रोफेशन में ही, सिर्फ म्यूजिशियंस की बात नहीं करें तो हर प्रोफेशन में आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये ऑब्वियस है. वेल, नेक्स्ट हमारे पास है आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड. ओके, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्स योर फेवरेट थिंग अबाउट म्यूजिक? पीस. व्हाट्स वन बकेट लिस्ट आइटम you want to fulfill this year? Foreign tour. Okay. What's your favorite music genre? Ghazals. Okay. Party or staying at home? Staying at home any day. Nice. मतलब काफी private type person. हाँ. Okay, nice. Jabalpur or somewhere else? Somewhere else for work. Jabalpur for retreat. Okay, nice. Favorite musical instrument? Guitar. Okay. Text or call? Text.
I think you should say manager. लोग usually कहते हैं talk to my hand. You said talk to my manager, okay? Don't talk to me now. मैंने उसको हायर इसीलिए किया ताकि मैं अपने जोन में रह सकूं. Talk to them first. मुझसे बाद में बात करना. Okay. Next आपके लिए है, what's the best advice you have received at work? Don't give excuses. Okay, nice. ये बहुत अच्छा था. What one word do you want people to associate with you? Intense. Okay, nice. Okay. तो लास्ट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी प्यारी ऑडियंस के लिए एक सॉन्ग गा दें. Sure. I'll sing a ghazal. Okay. जो कि मेरी बहुत फेवरेट है. It's like a reintroduction of ghazals in Bollywood music. बहुत ही खूबसूरत एक फिल्म आई थी बर्फी. Unfortunately मैंने वो मूवी कई साल तक नहीं देखी. It was only some months back I actually sat down and saw that movie. मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है. Be any art form, मुझे वो कंज्यूम करना बहुत पसंद है. एंड काफी साल बाद ऐसा हुआ कि कोई ऐसी मूवी देखी मैंने which moved me to tears. Okay. उसका एक गाना है. I sing that. फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ वो जो अधूरी सी चाह बाकी है वो जो अधूरी सी चाह बाकी है वेरी नाइस सर. मुझे लिटरली काफी अच्छा फील हो रहा है कि मैं लाइव आपको सुन पा रही Thank you so हूँ much. और ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस भी बहुत खुश होगी हमारे इस एपिसोड से. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इट वाज रियली ग्रेट मीटिंग यू. Thank you so थैंक much यू for सो मच having me फॉर here. बीइंग हियर. Thank you. थैंक यू. दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ वो जो अधूरी सी चाह बाकी है वो जो अधूरी सी चाह बाकी है हाँ